हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ दक्ष। आज हम लोग बेसिकली आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको पहले से ही मिला हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किसका आंसर क्या है, जो आप आंसर भी आपको मिल चुका है, बट सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थ्रूली। कहीं पर अगर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो उस चीज को भी यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चंस को हम लोग दो पार्ट में क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन 1 to 50 हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में 51 से 100 तक हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस का हमारा आज का ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 25 से 30 मिनट का लेक्चर है। ऐसा दो लेक्चर आपको मिलेगा, दो लेक्चर को आप देख जाइएगा। ठीक है, आप चाहें तो स्पीड को 1.5 गुना या 2 गुना भी कर सकते हैं, और देखकर अपने रिवीजन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको जितना सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं पूरा सब्जेक्टिव पढ़ के जाना है, और ऑब्जेक्टिव में जितना ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं, जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव और उसका डिस्कशन आपको दिया जा रहा है, इतना ही ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाइए। एग्जाम में आपका ऑलमोस्ट बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 95% आप आराम से बना के आ सकते हैं। मतलब 95% क्वेश्चन आपको इसी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से रहेगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जा चुका है, तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 1 में? तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, क्या बोला सर? द रेशियो ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर प्रोडक्शन बाई बाई रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन, बाई रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, इस सवाल को पहले समझिए। क्या बोला कि करंट ईयर प्रोडक्शन और रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन। मान लीजिए कोई कंपनी है, और वो कंपनी जो है 2005 में बना था। ठीक है, तो 2005 में उसको स्टेब्लिश किया गया था, और उस टाइम पे जो उस साल में प्रोडक्शन किया गया, उसको रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, कि इतना प्रोडक्शन जो है हर साल किया जाएगा। 2005 में जो प्रोडक्शन हुआ, उतना प्रोडक्शन हर साल किया जाएगा, वो रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन हो गया। और अभी चल रहा है 2023 कंप्लीट हुआ है। अब 2023 में प्रोडक्शन एक साल का प्रोडक्शन हुआ। अब करंट ईयर प्रोडक्शन 2023 का, अब बाई रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन 2005 का, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा सर? तो दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे है प्रोडक्शन फैक्टर, आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी में यहाँ पर प्रोडक्शन फैक्टर है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये सेम एग्जैक्ट पीडीएफ आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों जगह पे आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ रहेगा, उसमें कोई मिटा हुआ नहीं रहेगा। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू डैश किलो कैलोरी। हमारा 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी 1 किलोवाट आवर जो है, कितने किलो कैलोरी के बराबर होता है? तो बचपन में भी आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि 1 किलोवाट आवर सर 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। सीधा याद रखिए, 1 किलोवाट आवर 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो दो का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव्ड एट द करेंट रेट ऑफ यूज कंपेयर टू रेफरेंस ईयर रेट ऑफ यूज। क्या बोला कि करेंट रेट ऑफ यूज कंपेयर टू रेफरेंस रेट ऑफ यूज, उसका दोनों का परसेंटेज क्या कहलाएगा? एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी परफॉर्मेंस, या एनर्जी एफिशिएंसी। समझिए कि जैसे अभी प्रोडक्शन फैक्टर में हम लोग का रेफरेंस ईयर था, यहां पर भी आपको रेफरेंस ईयर है कि रेफरेंस ईयर के कंपेयर में करंट रेट का परसेंटेज क्या कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी कंपनी नया बनेगा, तो अभी एग्जांपल हम लोग वही लिए थे, 2005 में कंपनी बना, तो जब नया कंपनी बनेगा तो सर नया नया सामान लगा हुआ है, तो मान लेते हैं कि वो 100% एफिशिएंसी पे चल रहा है। मान लेते हैं, लेट सपोज वो 100% एफिशिएंसी पे चल रहा है।
आज हो गया 2023, लगभग हो गया यहाँ पर कितना साल, 18 साल के 15, लगभग 18 साल के आसपास हो गया। तो 18 साल में अब 2023 का आप निकालेंगे, ठीक है। उस केस में इसका करंट का रेफरेंस से परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि 2023 में अब जो है ये नया के तुलना में तो अब तो घटेगा उसका परफॉर्मेंस, या नया के तुलना में उसका जो रेट ऑफ यूज है घटेगा अब, ठीक है। कोई भी डिवाइस आप नया खरीदते हैं, जैसे आपके पास फोन है, तो फोन आप नया खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कि सर फोन का बैटरी जो है वो 12 घंटे चलता है, और आफ्टर 2 ईयर पता चलता है कि फोन का बैटरी जो है अब 6 घंटे ही चलता है। तो क्या हुआ, 2 साल के बाद क्या हुआ, उसका रेट ऑफ यूज घट गया। कितना परसेंट घट गया सर, तो 50% घट गया। तो 2005 के तुलना में 2023 का भी करेंट रेट ऑफ यूज क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब मान लेते घट के आ गया 80% या 70%, 90%, कुछ इस अनुसार से आ सकता है। तो उससे क्या पता कर सकते हैं आपको कितना कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर बहुत नजदीक है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, थोड़ा ज्यादा नजदीक है तो थोड़ा कम परफॉर्मेंस है। यानी बेसिकली वो परफॉर्मेंस को दिखाता है, किसको दिखाता है, परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये परफॉर्मेंस को शो करेगा, तो थ्री का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला सर, 4 में कह रहा है कि द टूल यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवोल्यूशन फॉर एवेन्यूज फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी मैनेजमेंट। कह रहा है कि कौन सा टूल यूज करते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट और लॉजिकल इवोल्यूशन के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें बी जो दिया हुआ है गलत है, इसका आंसर डी होगा, बेंचमार्किंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एक आध दो चार क्वेश्चन में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक आपको दिखे, उससे घबराना नहीं है। 5वें नंबर में क्या बोला गया था, एनर्जी सोर्सेस दैट आर आइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। जो आपको डायरेक्ट नेचर से मिलता है उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ही आपको थोड़ा घुमा हुआ मिलेगा, बाद में कि सब सही है। द इंडियन पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का वर्ल्ड की तुलना में इंडियंस का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन क्या है, तो इसका 20% है। इसका सीधा डायरेक्ट आंसर 20%, याद रखिएगा कि इंडिया में पर व्यक्ति एनर्जी कंजम्पशन 20% है वर्ल्ड एवरेज के तुलना में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला सर कि द साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का साइलेंट फीचर क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बी है सर, टू स्पेसिफाई कंजम्पशन स्टैंडर्ड ये भी है, बिल्डिंग कोड भी बनाता है। यहाँ पर आंसर तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डी में ओनली ए एंड सी लिखा हुआ है, तो आप बोथ ए एंड सी को टिक कर सकते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। 7 का आंसर डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड। पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कहीं पे है इन सीरीज विद द इक्विपमेंट, गलत हो जाएगा। इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट हो सकता है, सीरीज पैरेलल गलत है, आइदर ए और बी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला सर, 9 में कह रहा है कि टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन द कैपेसिटर शुड बी लोकेटेड। पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं, और कहाँ पे लगाते हैं सर, तो जित लोड से बहुत नजदीक में लगाते हैं, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड। यहाँ पे ऑप्शन ए में ही क्लोज दिख गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि द एनर्जी स्ट्रेटजीज फॉर कंपनीज हैव द प्रिंसिपल ऑफ, कंपनीज का जो प्रिंसिपल होता है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल होता है, तो रीस्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके भी सोचता है। रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्टेज को भी कम करना चाहता है, पॉल्यूशन को भी कम करना चाहता है। एडुकेटिंग पीपल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, जो कंपनीज है उसके प्रिंसिपल में अवेयरनेस का भी काम होता है। तो यानी आपको ये पता चला कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 में क्या बोला सर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोनोंग्ड अप्रोच टू एनर्जी कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए सुटेबल नहीं है,
ठीक है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो इसमें से पूछा है कौन नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितना कैपेसिटी उतना यूटिलाइज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एनर्जी मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। फाइन टर्निंग ऑफ इक्विपमेंट, फाइन टर्निंग ऑफ इक्विपमेंट भी होता है। तो ये एनर्जी मैनेजमेंट में तो ये सब यूज होता है, ठीक है। अब कह रहा है कौन यूज नहीं होता है, तो इनमें से तो ऐसा कोई नहीं दिखा जो यूज नहीं होता है। इसमें ये आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि यहाँ पे ऊपर का कोई भी आंसर सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, अगर पावर फैक्टर आपका कम है तो क्या होगा, केवीए रेटिंग बढ़ जाएगा, पता है सर। कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा, पता है सर। कॉपर लॉसेस बढ़ जाएगा, यही पता है सर। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, टू डिटरमाइन द रेटिंग ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन ईच स्टेप ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड स्टोर देम इन मेमोरी। तो याद रखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर होता है इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, आईपीएफसी। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन दिखेगा, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्लांट प्रोड्यूसिंग बोथ इलेक्ट्रिकल पावर एंड प्रोसेस हीट साइमल्टेनियसली। एक प्लांट है जो इलेक्ट्रिकल पावर भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी एक ही प्लांट के द्वारा दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, तो उसको हम लोग कोजेनरेशन प्लांट कहते हैं। तो ऑप्शन ए कोजेंशियल गलत, कोजेनरेंशियल गलत, कोजेनरेशन प्लांट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ। टैरिफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो प्रोडक्ट पावर के प्रोडक्शन में इतना कॉस्ट लगा उसको रिकवर करना, सही है। रिकवरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। प्रॉफिट गेन, ये भी सही। यानी तीनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में, टू पार्ट टैरिफ इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ। टू पार्ट टैरिफ में किस किस चीज पे चार्ज लेते हैं, आपको बताए थे। टू पार्ट टैरिफ के अंदर एक एमडी होता है और एक रनिंग चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कनेक्टेड लोड, यूनिट कंज्यूम, मैक्सिमम डिमांड। तो एक तो मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा और यूनिट कितना आप कंज्यूम किए, तो बोथ बी एंड सी हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 17 में बोला सर कि द मोस्ट आइडियल टैरिफ फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए मोस्ट आइडियल टैरिफ क्या होता है, 3 पार्ट। ए इंडस्ट्री के लिए होता है, मैक्सिमम डिमांड, या बोथ ए एंड बी। यहाँ पे याद रखिएगा, जो 2 पार्ट टैरिफ होता है ना, वो कंज्यूमर के लिए मोस्ट आइडियल टैरिफ के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर वहीं पे इंडस्ट्री लिखता तो बी आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि द कोजेनरेशन सिस्टम विच हैज हाई ओवरऑल एफिशिएंसी। किस कोजेनरेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होता है, तो याद रखिएगा जो बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन है, इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑडिट कैन गिव पॉजिटिव ओरिएंटेशन टू द। एनर्जी ऑडिट करने से हम लोगों को क्या पॉजिटिव ओरिएंटेशन मिलता है, तो कॉस्ट रिडक्शन होता है सर। मेंटेनेंस करते हैं सर। प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो करते हैं सर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सर, कि हाउ मच एनर्जी वी आर कंज्यूमिंग, हाउ एफिशिएंसी द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर कंसिडरेबल, कि कह रहा है कि कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन का क्या एफिशिएंसी है। इन दो बातों को किस चीज में कंसिडर करते हैं, कौन से ऑडिट में, एनर्जी ऑडिट में, फाइनेंशियल ऑडिट में, कल्चरल ऑडिट में, एजुकेशनल ऑडिट में। यहाँ पे एनर्जी का बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ऑडिट में कंसिडर करेंगे। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था सर, 20 क्वेश्चन, ये पूरा 2023 का क्वेश्चन था। जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है उस प्रीवियस ईयर का 22-20 क्वेश्चन था, जो ऊपर ही डिस्कस कर लिया हम लोग। अब जो आगे क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन दिखेगा, ये 80 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में सर, किस में कह रहा है कि मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इज यूज टू। मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर यूज करते हैं किसके लिए, ठीक है। देखिए मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर आपको पढ़ाई भी है, क्या होता है सर मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। आप जानते हैं कि आपके घर का एक मैक्सिमम डिमांड होता है, ठीक है।
अगर आप 1 किलोवाट का लाइन लिए हैं तो 1 किलोवाट आपका मैक्सिमम डिमांड है, 2 किलोवाट का लाइन लिए हैं तो 2 किलोवाट आपका मैक्सिमम डिमांड है, और अगर इससे ज्यादा आप पावर यूज करते हैं तो आपको पेनल्टी लगाया जाता है। ठीक है, तो पेनल्टी ना लगे तो क्या करते हैं लोग, घर में एक एमडी कंट्रोलर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? एमडी कंट्रोलर। एमडी कंट्रोलर लगाने से क्या होता है कि जब 1 किलोवाट से जैसे ही आपके घर में ज्यादा यूज होने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में जो लोड एसेंशियल नहीं है, मतलब आपको जो जरूरत नहीं है उसका, ठीक है, उसको वो स्विच ऑफ कर देगा। जैसे मान लीजिए कि टीवी टीवी आपका इसेंशियल लोड नहीं है, ठीक है, तो उस टीवी को स्विच ऑफ कर देगा। और भी आपके घर में बहुत सारा जो मनोरंजन पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सब आपका इसेंशियल लोड नहीं है, लेकिन आपका फैन लाइट ये सब इसेंशियल लोड है, तो उसको ऑफ नहीं करेगा। जो इसेंशियल लोड नहीं है उसको ऑफ कर देगा, जिससे आपका जो लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो मैक्सिमम डिमांड से ना बढ़े और आपको पेनल्टी ना देना पड़े। तो मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर क्या करता है सर? तो नॉन इसेंशियल लोड को ऑफ कर देता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि स्विच ऑफ इसेंशियल लोड नहीं, एक्सटेंड डिमांड ऑफ प्लांट नहीं, स्विच ऑफ नॉन इसेंशियल लोड। तो ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला सर कि कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर व्हेन इंस्टॉल्ड इन प्लांट। जब प्लांट के अंदर हम लोग एपीएफसी लगाते हैं, प्लांट के अंदर जब एपीएफसी इंस्टॉल किया जाता है तो क्या होता है सर? तो रिड्यूस एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड नहीं। हम लोग एपीएफसी जब लगाते हैं तो पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। पावर फैक्टर कंट्रोल में क्या होता है? रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है सर? रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला कि एक्टिव पावर को रिड्यूस करेगा, तो नहीं करेगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि रिएक्टिव पावर रिड्यूस करेगा, तो हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर में क्या कर रहा है सर? तो 23 में कर रहा है कि डैश कंट्रोल द पावर फैक्टर ऑफ द इंस्टॉलेशन बाय गिविंग सिग्नल्स टू स्विच ऑन और ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स। क्या बोला कि इनमें से किसका यूज पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं? केवीएआर का नहीं, एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, आईपीएफसी इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, दोनों हो सकता है। मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल तो ये एमडी के लिए होता है। ई और डी होगा नहीं, बी और सी में देखिए कह रहा है कि कंट्रोल द पावर फैक्टर ऑफ द इंस्टॉलेशन बाय गिविंग सिग्नल्स। कह रहा है कि पावर फैक्टर को कंट्रोल करेगा, पावर फैक्टर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और किसके द्वारा? तो बाय गिविंग सिग्नल्स, सिग्नल्स को देकर कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर सिग्नल्स को देने के लिए किसका यूज करते हैं? रिले का यूज करते हैं। और रिले यहाँ पर आपको आईपीएफसी में नहीं लिखा हुआ है, एपीएफसी में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश डिटरमाइंस द रेटिंग ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको ऊपर में भी आया था और हम बताए थे आपको। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा बी, इंटेलिजेंट पावर फैक्टर। तो 24 का बी हो गया। 25 में देखिए क्या कर रहा है सर? 25 में कह रहा है कि द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर आप किसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर एपीएफसी द पावर फैक्टर कंट्रोल होगा ही, केवीएआर भी कंट्रोल होगा, रिएक्टिव पावर भी कंट्रोल होगा, वोल्टेज कंट्रोल भी होगा, लेकिन किलोवाट कंट्रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 26 नंबर में क्या बोला सर कि फॉलोइंग फीचर्स अप्लाई टू एनर्जी एफिशिएंट मोटर। एनर्जी एफिशिएंट मोटर को जब डिजाइन करते हैं उसमें क्या होता है? तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर लास्ट लॉन्गर, एनर्जी एफिशिएंट मोटर लंबा चलता है। सही है सर। स्टार्टिंग टॉर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट मोटर में भी लोअर देन स्टैंडर्ड मोटर। हाँ ये बात भी आपको सही है कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर का वो स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। आपको जब पढ़ा रहे थे टॉपिक उसमें भी आपको बताए थे कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो कन्वेंशनल मोटर होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये दोनों आपको स्टेटमेंट सही है। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेट वेदर टू स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन में चलिए 27 में क्या बोला है कि ईडी करंट ड्राइव कैन बी रेट्रोफिट फॉर। ईडी करंट ड्राइव का यूज कहाँ पे करते हैं? तो ये टॉपिक आप पढ़े नहीं है,
ठीक है, आपके सिलेबस में भी नहीं था। तो याद रखिएगा जो ईडी करंट ड्राइव है उसका यूज हम लोग वेरिएबल स्पीड रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? वेरिएबल स्पीड रिक्वायरमेंट के लिए ईडी करंट ड्राइव का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कनेक्टेड टू मोटर। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ड्राइव कनेक्ट करते हैं मोटर के लिए। किसके लिए? तो प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड विथ हाई फ्रीक्वेंसी, induces ED current in the secondary member of clutch mechanism, is not suitable for variable torque load of या none of this। तो याद कीजिए आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पढ़ाए थे, वीएफडी करके आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे और वहां बताए थे कि इसका यूज जो है वेरिएबल स्पीड विथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे स्पीड को वेरी कराने के लिए हम लोग वीएफडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 में क्या है कि वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ। वेरिएबल स्पीड किससे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं? देखिए डीसी मोटर कंट्रोलर से आप कर सकते हैं। डीसी मोटर में आपका शंट भी होता है, सीरीज भी होता है। तो शंट तो कांस्टेंट के लिए होता है और सीरीज आपका किसके लिए होता है? वेरिएबल के लिए होता है। तो वेरिएबल स्पीड किससे ऑब्टेन नहीं हो सकता है? तो डीसी मोटर से हो सकता है, तो ए नहीं होगा। एसी मोटर से भी हो सकता है और एसी डीसी से भी हो सकता है। जो सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर होता है ना, उससे आप वेरिएबल स्पीड ऑब्टेन आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको डीसी मोटर कंट्रोलर बेस का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। याद रखिएगा सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर हम लोग वेरिएबल स्पीड को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 में कह रहा है कि एनर्जी सेविंग पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन कंपेयर टू कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन इज। ठीक है, जो वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन है वो कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन की तुलना में उसमें एनर्जी सेविंग क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, इक्वल होता है? तो याद रखिएगा ज्यादा होता है, हाई होता है। जो वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन होता है उसके अंदर एनर्जी सेविंग हाई होता है। तो 30 का ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 31 में क्या बोला कि एज एन एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशन स्लीप पावर फ्रीक्वेंसी सिस्टम फिट फॉर। स्लीप पावर फ्रीक्वेंसी सिस्टम किसके लिए फिट होता है? तो स्क्वायरल केज और स्लीप रिंग दोनों के लिए, डीसी मोटर के लिए, स्लीप रिंग के लिए या नन ऑफ दिस। देखिए ये स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में डीसी मोटर लिख दिया है, किसी किसी बुक में स्क्वायरल केज लिख दिया है, तो वो सब मिस्टेक है, वो सब गलत है। याद रखिएगा जो स्लीप पावर रिकवरी सिस्टम है वो स्लीप रिंग मोटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 32 में क्या कह रहा है? 32 में कह रहा है कि एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ। जो एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है वो किसके उसके अंदर जो कोर होता है वो किसका बना होता है? तो ऐसे अगर सिंपल ट्रांसफर तो सिलिकॉन सिलिकॉन अलॉय का बनाते हैं, कॉपर का तो बनाते ही नहीं है। नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एमोर्फस कोर मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के अंदर कोर को डिजाइन करते हैं। 33 में क्या बोला सर? क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट एक्सक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है उसके द्वारा हम लोग लैंप को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो उसके अंदर इसमें से कौन सा ऑप्शन एक्सक्लूड है, मतलब उसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? तो इग्नाइट द लैंप, लैंप को इग्नाइट करने का काम करता है, तो ये आता है। तो ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है। टू स्टेबलाइज गैस डिस्चार्ज, ये भी इंक्लूड होता है। उसके बाद टू रिड्यूस ल्यूमेन आउटपुट, ल्यूमेन आउटपुट को वो कम नहीं करता है, बढ़ाता है। यानी ये जो रिड्यूस लिखा है तो रिड्यूस नहीं होता है, तो एक्सक्लूड हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में क्या बोला कि सेलेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड कपलिंग फिटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, फ्लूइड कपलिंग फिटिंग। ये बहुत ही नया टर्म है, इसका आप सीधे आंसर याद रखिएगा कि एनेबल नो लोड स्टार्टअप ऑफ प्राइम मूवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
35 में क्या बोला है सर कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल ब्लास्ट इन लाइटिंग एप्लीकेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो ब्लास्ट है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपको ऊपर डिस्कस किए, और एक होता है कन्वेंशनल टाइप। ठीक है, तो कन्वेंशनल के तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा उसके अंदर परफॉर्मेंस और प्रॉपर्टीज होता है। अब यहाँ पे कर रहा है कि कन्वेंशनल ब्लास्ट का प्रॉपर्टीज क्या होगा लाइटिंग सिस्टम में। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है तो इसके अंदर आपको लॉस कम होगा, और जो कन्वेंशनल ब्लास्ट है उसके अंदर आपको लॉस, इसके अंदर लेस लॉस होगा, इसके अंदर हाई लॉस होगा। अब यहाँ पर देखिए, दे हैव लो ऑपरेशनल लॉस देन इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट की तुलना में क्या कन्वेंशनल ब्लास्ट का लॉस कम होगा? तो नहीं सर, ये गलत हो गया। दे ऑप्शन नंबर डी भी एक बार पढ़िए, इसमें कर रहा है कि दे हैव हाई ऑपरेशनल लॉस। तो हाँ सर, ऑपरेशनल लॉस हाई होता है। यहाँ पर डी आपको करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप सीधे आप करेक्ट कीजिए, 35 का डी। ओके, आपको कुछ किसी किसी क्वेश्चंस का ऑप्शन ऑप्शन देख के भी आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी सेंसर इज वेल सुटेड फॉर। ऑक्यूपेंसी सेंसर कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये जो ऑक्यूपेंसी सेंसर है ना, ये रूम में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं सर? रूम में। जैसे मान लीजिए रूम है, तो रूम में यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ऑक्यूपेंसी सेंसर। यहाँ पर दरवाजा है, दरवाजा खोल के जब आप एंटर कीजिएगा तो ऑक्यूपेंसी सेंसर क्या करेगा, आपके मूवमेंट को वो सेंस कर लेगा और लाइट्स को ऑन कर देगा, और जब बाहर निकलेगा तो फिर से आपके मूवमेंट को सेंस कर देगा, सेंस करेगा और लाइट्स को ऑफ कर लेगा। यानी जो हम लोग जो अंदर रूम में आएंगे जाएंगे, उस मूवमेंट को सेंस करने का काम करता है, उस मूवमेंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन डी में लिखा है मूवमेंट, तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑक्यूपेंसी सेंसर जो है मूवमेंट पर काम, मूवमेंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या 37 में कि फाइंड द ऑड रेट्रोफिट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है चारों से? तो ऑक्यूपेंसी सेंसर रूम में यूज करते हैं। उसके बाद टाइम बेस्ड कंट्रोल, फोटो सेंसर भी रूम में यूज किया जाता है, फोटो सेंसर भी रूम में यूज किया जाता है, टाइम बेस्ड कंट्रोल भी रूम में यूज किया जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये तीनों जो है ऑक्यूपेंसी सेंसर लाइट के लिए, टाइम बेस्ड कंट्रोलर लाइट के लिए, फोटो सेंसर फोटो से बदला लाइट के लिए। लेकिन जो कैपेसिटर बेस्ड कंट्रोल है, ये पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं सर? पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला कि एप्लीकेशन ऑफ टाइमर्स एज ए रेट्रोफिट विल असिस्ट इन सेविंग एनर्जी। जो टाइमर्स होता है वो एनर्जी को सेव कर, एप्लीकेशन ऑफ टाइमर एज ए रेट्रोफिट विल असिस्ट इन सेविंग एनर्जी इन द एरिया ऑफ। जो टाइमर है वो उसका यूज करते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए। कहाँ पे? ठीक है, तो लाइटिंग एंड मोटर, ट्रांसफार्मर, एचवी फीडर पैनल, या ऑल ऑफ दिस। समझिए, नाम में ही टाइमर लिखा है। क्या लिखा है सर? टाइमर्स लिखा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें टाइम सेटिंग होता है। तो लाइट्स और मोटर के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में लाइट्स होता है, तो लाइट के अंदर हम लोग लगा दिए कि आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट, या फिर आप देखे होंगे ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में आप क्या देखे होंगे कि टाइमर होता है, 1 मिनट वो जाने देगा, 1 मिनट वो ऑन रहेगा, मतलब 1 मिनट वो ग्रीन रहेगा, और 1 मिनट फिर 1 मिनट फिर रेड हो जाए, कुछ इस तरीके से काम करता है वो। तो टाइमर लगा हुआ है। और आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, वॉशिंग मशीन होगा, आप देखेंगे उसमें आप एक टाइमर सेट कर देते हैं 5 मिनट, और 5 मिनट चलने के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। तो इन दोनों में तो हम लोग टाइमर यूज करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी टाइमर यूज नहीं किया जाता है, वो कंटिन्यूअसली चलता है। एचबी फीडर में कोई भी टाइमर यूज नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चलता है। यानी बी और सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 में। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर आर यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर किसके लिए यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, सॉफ्ट स्टार्टर जो है स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप के लिए यूज करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है सर? तो 40 में कह रहा है कि लाइटिंग एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कैन बी प्लान्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रेट्रोफिट। फोटो सेंसर, टाइमर,
ऑक्यूपेंसी सेंसर और लोकलाइजिंग स्विचिंग है। जो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है इन चारों के द्वारा किया जाता है। समझिए क्वेश्चन, जो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है, जो प्लान करते हैं एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, वो चार चीज को यूज करते हैं। फोटो सेंसर को यूज करके, टाइमर को यूज करके, ऑक्यूपेंसी सेंसर को यूज करके और लाइटिंग सेंसर को यूज करके। अब जो ये बात कह रहा है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, क्या वो सही है या गलत है? तो हाँ जरा, फोटो सेंसर का भी यूज करते हैं, टाइमर का भी यूज करते हैं, ऑक्यूपेंसी सेंसर का भी यूज करते हैं और लोकलाइज्ड स्विचिंग का भी यूज करते हैं। यानी चारों ऑप्शन आपका सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर ट्रू हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोडायनामिक प्रिंसिपल फॉर स्पीड कंट्रोल इज यूज। बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, इसमें सीधा याद रखिए कि फ्लूइड कपलिंग में हाइड्रोडायनामिक प्रिंसिपल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टिपिकल लॉस इन कन्वेंशनल मैग्नेटिक चॉक फॉर 40 एफटीएल। एफटीएल का मतलब होता है फ्लूरोसेंट ट्यूब, फ्लूरोसेंट फ्लूरोसेंट ट्यूब। तो ये जो फ्लूरोसेंट ट्यूब है, इसके अंदर कितना लॉस होगा? तो लगभग 20% के आसपास लॉस होता है। तो 40 का 20% निकालेंगे ना, तो ये लगभग आपको 8 वॉट निकलेगा। कितना निकल रहा है यहाँ पे सर? 8 वॉट निकल रहा है। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे रेंज 15 से 20% होता है, लेकिन आप एक डाटा याद रखिए कि 20% के आसपास, 15 से 30% के बीच में लॉस होता है। हम लोग 20 पकड़ के चल रहे हैं, तो 20% लॉस हम लोग यहाँ पर सीधे दिखा दिए। अगला क्वेश्चन है कि विच मेथड यूज इंफ्रारेड, एकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक और माइक्रोवेव सेंसर। इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं इन सारे सेंसर में लाइटिंग कंट्रोल के लिए? तो इस हम लोग करते हैं ऑक्यूपेंसी लिंक्ड कंट्रोल। इसका यूज करते हैं सर, तो ऑक्यूपेंसी लिंक्ड कंट्रोल का यूज करते हैं। देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट इन सब का आंसर याद रखना पड़ेगा। जो आपको कंसेप्चुअल है वो आपको कंसेप्चुअल बता रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट आंसर वो उसका आंसर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, तो वो सब आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। 44 में क्या बोला कि स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम इज यूज। तो आपको इस ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी आया था, सी। 45 द एनर्जी सोर्सेस दैट आर आइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। जो नेचर में आपको मिल जाए, प्राइमरी सोर्स ऊपर भी आया था। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा कमर्शियल एनर्जी सोर्स है? तो इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल तीनों है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, गलत है ये। 47 इन एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेस आर नोन एज। इनमें से कौन इन एग्जॉस्टिबल है? एग्जॉस्टिबल मतलब होता है खत्म हो जाना, और इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन खत्म नहीं होगा? तो कमर्शियल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में आप क्या जानते हैं कि इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, खत्म नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 48 में। 48 में क्या बोला है सर? तो 48 में कह रहा है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल कोल रिजर्व। तो सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के पास है? तो आपको यादें बताए थे कि सबसे नंबर 1 पे आता है यूएसए, फिर आता है आपको रसिया, रसिया, फिर आता है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपको इंडिया। ठीक है, तो 4 नंबर पे इंडिया आता है हमारा, और 5वें पे हम लोग चाइना को लेते हैं। किसी किसी बुक में इन चाइना को ऊपर लिख देता है, इंडिया को नीचे लिख देता है, लेकिन आप इन जनरल याद रखिए कि इंडिया को हम लोग 4th नंबर पे ही कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आया? यूएसए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में द परसेंटेज ऑफ गैस रिजर्व फॉर रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन के पास कितना गैस रिजर्व है वर्ल्ड रिजर्व के तुलना में? तो 30% गैस रिजर्व ओनली रूस के पास है, रशिया के पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट डाटा वाला सवाल है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 इस लेक्चर का, कि वर्ल्ड ऑयल रिजर्व आर एस्टिमेटेड टू लास्ट ओवर। हमारा जो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व है, वो ऑयल रिजर्व कितने साल तक चलने वाला है? तो 45 साल तक ही चलेगा, उसके बाद वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो 50 का एक क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोग क्या किए? 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। पार्ट 2 में फिर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।